Yes, good morning everyone. Today we will start the next chapter, which is chapter number 13, kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. देखिए नाम से पता लग रहा है हमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से मोशन करते हैं, कितने टाइप का मोशन करते हैं, कैसे हम उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम जो भी स्पेस में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या बताएगा, गैसेस के बारे में बताएगा कि गैसेस का क्या नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है, और वो प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें हमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। वो हिस्ट्री रिलेटेड है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। एवोगैड्रो ने कुछ हाइपोथेसिस दी थी, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उससे रिलेटेड है। ओके, तो मतलब 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी लिखी थी, विच इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और यू कैन से दैट एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। और ये जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें ये बताया गया था कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं या कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए उन्होंने दो लॉ लिखे थे। वो लॉ आपने केमिस्ट्री में स्टडी किए होंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जॉन डाल्टन नहीं लिखे थे ये सारे लॉ, कि जो एटम्स हैं वो किस तरह से कंबाइन होकर के कंपाउंड्स की मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो हमें कंपाउंड की फॉर्म में दिखाई देते हैं, मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, बेसिकली ये स्टडी किया गया उस थ्योरी में कि जो भी मैटर है वो किन से मिलकर के बना होगा, पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर हम मैटर को तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो डिवाइड करते करते एक सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा जिसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज नेम्ड एटम। और उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया था, एटम। क्या रखा गया है, एटम रखा गया है। लेकिन उस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला कि इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल है जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम तो तोड़ सकते हैं। एटम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं तो वो बने होते हैं क्वार्क से, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, क्वार्क को तोड़ते हैं तो आगे ये समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रिंग से बने हुए हैं। स्ट्रिंग्स होती हैं छोटी छोटी, वो स्ट्रिंग्स मिलकर के अप क्वार्क, डाउन क्वार्क बनाती हैं। वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। फिर वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलकर के एटम्स को बनाते हैं। फिर एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास रहते हैं तो वो हमें कंपाउंड की फॉर्म में, मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो देखिए किस तरह से स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हमने मैटर को स्टडी किया कि मैटर क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि मैटर किससे बना, तो आंसर है पार्टिकल से बना। अब वो पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल्स बेसिकली एटम्स है। अब वो एटम किससे बने हैं, फिर ये स्टडी करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं। जेम्स चैडविक ने ये बताया कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और जे थॉमसन ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो एटम इन तीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब हम उसको और आगे स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बने। तो ये सामने आया है कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, इनसे क्या बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब आगे और स्टडी कर रहे हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कैसे बनते हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी उसके लिए दी जाती है। उसके लिए गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। एक पार्टिकल ऐसा पहचान में आया है कि उसी पार्टिकल से प्रोटॉन बनेगा, उसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बनेगा, और उसी पार्टिकल से न्यूट्रॉन बनेगा। तो वो सब पार्टिकल एक ही पार्टिकल से बने हैं, दैट इज गॉड पार्टिकल। ये लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें ये देखा गया। एनीवेज, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहेगा इस चैप्टर में, हमें तो गैसेस के बारे में स्टडी करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हम एक स्मॉल लेवल पे बात करने वाले हैं, छोटे लेवल पे बात करने वाले हैं। 10⁻⁻10 मीटर की रेंज की बात करेंगे, दैट इज एटम। वो एटॉमिक रेडियस होती है। एटम का जो साइज है उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है या एटॉमिक साइज बोला जाता है, और वो साइज कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एटॉमिक साइज है। तो हम तो इस साइज की बात करेंगे। ओके, इसके अलावा और भी कुछ फिलोसफर्स आए, साइंटिस्ट आए, जिन्होंने और भी थ्योरीज दी है। जैसे इंडियन एक तो फिलोसफर थे कनाद, महर्षि कनाद। उन्होंने भी यही बताया था कि अगर हम मटेरियल को तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा, वो हिंदी में उसको कण बोलते हैं।
तो वो कण जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको परमाणु बोला जाएगा। हिंदी में हमने उसको परमाणु बोला था और जॉन डाल्टन ने इसको क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। इसी तरह से डेमोक्रिटस एंड लूसिफस, उन्होंने भी यही कुछ डेफिनेशंस लिखी थी एटम की। देखो क्या होता है कि पुराने टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होता था। अब जैसे इंडिया के अंदर कोई फिलोसफी दे रहा है, तो वो फिलोसफी जो है वो कहाँ तक नहीं पहुंचेगी, वो फॉरेन तक नहीं पहुंचेगी, किसी दूसरे देश तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो कोई सिस्टम नहीं था। हाँ भाई, तूने भी डिस्कवरी कर ली, उसने भी डिस्कवरी कर ली, लेकिन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी तो क्या होता है, अभी तो ये होता है कि हाँ भाई मैंने ये डिस्कवरी की है, तूने क्या किया, आपस में कम्युनिकेशन है ना। तो पहले नहीं था, तो सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज लिख रहे थे और बाद में सबकी थ्योरीज को इकट्ठा किया गया और ये बुक्स बनाई गई जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि एवोगैड्रो ने भी कुछ लॉ लिखी थी। उन्होंने बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स अगर आपको मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो 1 मोल सब्सटेंस है। अगर मैंने कार्बन के कितने एटम्स को लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को, या हम लोग उसके लिए क्या बोल देते हैं, पार्टिकल्स को अगर लेंगे तो हम बोलेंगे कि आपने कितना कार्बन यूज किया, 1 मोल कार्बन। और 1 मोल कार्बन कितने ग्राम में आ रहा है, तो आंसर है 12 ग्राम में, लगभग 12 ग्राम में आ जाएगा ये। तो 12 ग्राम कार्बन में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशंस एवोगैड्रो ने बताई थी कि जिससे हम लोग पार्टिकल्स के नंबर को निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि अगर मैं इतना मटेरियल लूंगा तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। तो ये कुछ कैलकुलेशंस की थी एवोगैड्रो ने। ओके, इसके बाद में हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे, फिर आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी करेंगे, एवोगैड्रो लॉ भी स्टडी करेंगे। बेसिकली ये वैसे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में और ये थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी हमने स्टडी किया था आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए, सॉलिड्स के अंदर हम लोग पार्टिकल्स को देखते हैं तो वो पार्टिकल्स इस तरह से दिखाई देते हैं, दे आर क्लोजली स्पेस्ड। ये क्या होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे। और क्या नहीं करेंगे, ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, रैंडम मोशन नहीं कर सकते, ये अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जाएंगे। इसमें पार्टिकल सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, वो अपने मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते रहेंगे। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से ये क्या नहीं करेंगे, ये मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं, रैंडम मोशन नहीं कर सकते हैं, चल करके नहीं जा सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। तो इसीलिए सॉलिड्स का क्या होता है, सॉलिड्स का डिफाइनाइट साइज होता है, एक आपको साइज दिखाई देगा, शेप दिखाई देगी। इसके अलावा इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसकी शेप साइज भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगी, क्योंकि हमें पता है एटम्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इन एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कितना होगा, 2 एंगस्ट्रॉम, विच इज वेरी स्मॉल। इनका खुद का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉलिड्स। लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स में भी डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही रहती है, लेकिन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो रैंडम मोशन कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होगा, ये कंटेनर लेंगे, ओपन कंटेनर ले सकते हैं इसको रखने के लिए, सॉलिड को रखने के लिए कंटेनर की जरूरत भी नहीं है, हम उसको ऐसा ही रख सकते हैं। तो लिक्विड को रखने के लिए हमने ये कंटेनर लिया, इसमें पार्टिकल्स के जो स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो क्या है, वो 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। लेकिन ये पार्टिकल क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशंस भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। तीनों तरह के मोशन कर सकते हैं ये पार्टिकल ऐसा चल करके भी जा सकता है, और इसके अलावा ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसा रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, उसके साथ साथ ये अपनी जगह पर ऐसा वाइब्रेशन भी कर सकता है। तो इसमें तीनों तरह के मोशन हो रहे हैं और ये रैंडम मोशन कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। इसी वजह से तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं,
जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते, रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, वो टूटते नहीं है, हम उन पर फोर्स लगाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड। ये फ्लूइड है, ये फ्लो कर सकते हैं, इनकी शेप और साइज फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स, इनका शेप साइज फिक्स नहीं होगा लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 1000 लीटर की, तो 1000 लीटर जो है वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का अगर टैंक होगा तो उसमें कितना वाटर आ जाएगा, 1000 लीटर। 1000 लीटर मतलब 1000 किलोग्राम, लगभग बराबर होता है लीटर किलोग्राम वाटर के लिए। ओके, तो ये इसकी वॉल्यूम है, ये फिक्स है। अब वो 1 मीटर क्यूब का टैंक कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, जैसा मर्जी हो, ये उस शेप को ले लेगा, तो इसकी शेप फिक्स नहीं है। जिस शेप के कंटेनर में आप डालोगे उस शेप का हो जाएगा, लेकिन कितना वाटर आएगा, 1000 लीटर ही वाटर आएगा, ये इसकी वॉल्यूम फिक्स है। So this is about the liquids. अब गैसेस में क्या होगा, गैसेस को तो स्टडी करना है इस चैप्टर में। गैसेस के लिए क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्रीली मूव कर जाएंगी, सराउंडिंग में चली जाएंगी। गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं उनमें डिस्टेंसेस होती हैं ज्यादा। कितनी डिस्टेंस होती है, तो आंसर है 10 एंगस्ट्रॉम और मोर। 10 एंगस्ट्रॉम या इससे ज्यादा डिस्टेंस इसमें हो सकती है। ओके, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस हो सकती है। सो दे आर ट्रेवलिंग ए लार्ज डिस्टेंस, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल करके आ रहा है, तो इनका कोलिजन जो होगा वो इस पॉइंट पर होगा। देखिए, ये यहां तक चल करके आएगा और ये पार्टिकल यहां तक चल करके आएगा, तो एवरेज जो डिस्टेंस होगी वो होगी 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास या इससे ज्यादा हो सकती है। तो इस पार्टिकल को इतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको इतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर के इनका यहाँ पर कॉलिजन होगा। और कॉलिजन के बाद हमें पता क्या होगा, इनकी डायरेक्शन बदल जाएंगी। ये पार्टिकल टकरा करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये टकरा करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसीलिए तो इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। आफ्टर कॉलिजन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें अच्छा ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी फ्लो कर सकते हैं, इनको भी क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन किससे कम है, आंसर है सॉलिड से कम है। तो लिक्विड्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किससे कम होगा, वो सॉलिड से कम होगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स होगा जरूर, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स होगा जरूर। गैसेस में, गैसेस में डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम है, और ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, ये हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, और ये इतनी दूर है एक दूसरे से कि एक दूसरे पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगाते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, कि उनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन सिर्फ तब काम करेगा जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आने पर ये टकराएंगे, उसी को तो कॉलिजन बोलते हैं। तो कॉलिजन एक्चुअल में क्या है, जब ये टक्कर करेंगे तो क्या होगा, जब ये आपस में टक्कर करेंगे तो क्या होगा, जैसे मेरे पास ये दो एटम्स है, ये दो एटम्स ट्रेवल करते हुए, गैसेस के पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो आकर के ऐसा टकराते हैं। अब फिजिकल कांटेक्ट में तो आ ही नहीं सकते हैं, सोचो, फिजिकल कांटेक्ट में तो आ ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपल्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा जैसे जैसे इनके बीच के स्पेसेस कम होंगे। जैसे हम लोग किसी भी गैस की बात करते हैं, नियॉन गैस की बात करते हैं, नियॉन गैस, नोबल गैसेस ले रहे हैं हम, जिसमें 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, ये इसका एटम है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से हम एक और एटम को डिजाइन करते हैं, वो भी नियॉन गैस के, दोनों एक दूसरे की तरफ चल करके आ रहे हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, रिपल्शन फोर्सेज होंगे। ये भी नियॉन गैस का एटम है जिसमें 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड ऑर्बिट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 and 8।
तो ये भी नियॉन गैस का एटम है। अब आप क्या सोचते हैं, ये एटम इधर जाएगा, ये एटम इधर जाएगा और ये ऐसा एक दूसरे के साथ टकराएंगे? नो, टक्कर तो होगी नहीं, फिजिकल कांटेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे ये पास आएंगे रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा। ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन फोर्स होगा तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तो कभी आ ही नहीं सकते। तो उसी रिपल्शन के कारण ही तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उसी को हम कॉलिजन बोल देते हैं। और ये जो कॉलिजन्स होते हैं, इन कॉलिजन्स को क्या बोला जाता है, ये कैसे कॉलिजन्स माने जाएंगे, इलास्टिक कॉलिजन। एनर्जी लॉस नहीं होगा, मतलब जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे, ऐसा माना जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। ये आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में स्टडी भी की है, इलास्टिक कॉलिजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पढ़ी है ये आपने। ओके, अब इसमें पहले आप फोर्सेस को समझ लीजिए, कौन कौन से फोर्सेस है। ये 10 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। इसी तरह से ये 10 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। ये 10 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये 10 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और अपने साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि सॉलिड्स में होता है। अच्छा, और ये, अच्छा ये तो हो गया अट्रैक्शन फोर्स। इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ। इसी तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ये 10 प्रोटॉन मिलकर के इन 10 प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, तो एक रिपल्शन फोर्स भी होगा। तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जब ये एक दूसरे के क्लोजली स्पेस हो जाएंगे। तो कॉलिजन में क्या होगा, कॉलिजन में ये होगा, ये ऐसा आएंगे, रुकेंगे और फिर दूर चले जाएंगे, टक्कर नहीं करेंगे, ऐसा कोलाइड नहीं करेंगे, ऐसा आएंगे, रिपल्शन फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि यहां आकर के रुकेंगे, फिर से रिटर्न हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये यहां आकर के रुक जाएंगे। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। ये कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जीज कम नहीं होंगी इनकी। ओके, तो ये अट्रैक्शन मैं कब बता रहा हूं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो इसमें लग रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन इन एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, वो कब बता रहा हूं, ये इंटरेक्शन हो रहे हैं कॉलिजन। जब ये एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, ये इधर से चल करके जाएगा, ये इधर से चल करके जाएगा, इस पॉइंट पर ये दोनों कोलाइड करेंगे, इस पॉइंट पर ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो कॉलिजन के टाइम की आपको प्रोसेस बता रहा हूं मैं, तब अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस काम करेंगे इनके बीच में, और उसी रिपल्शन फोर्स बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे। सो दिस इज कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। ओके, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स नहीं, इनके बीच में ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि इनका मास नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नहीं। दूसरा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन भी नहीं है। ये चार्जेस के बीच का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है, वो भी इनमें नहीं काम करेगा। वो किसमें काम करेगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स में। इसमें क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से इतनी दूर है कि इतनी दूर से वो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगा, इतनी दूर से वो क्या नहीं लगा रहे, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं लगा रहे एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए तो फ्री मूविंग है, इसीलिए तो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। और जब कॉलिजन होगा उस समय पर इंटरेक्शन होगा, सिर्फ उस समय पर इंटरेक्शन होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस लगेंगे, अदरवाइज कोई फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज अबाउट द गैसेस। तो ये था गैसेस के बारे में। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये जो पार्टिकल्स का मोशन है, इसी मोशन से क्या रिलेटेड है, जो पार्टिकल्स का मोशन होगा, किसी भी तरह का मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेटरी मोशन है, या रोटेशनल मोशन है, या उसके अलावा ट्रांसलेशनल मोशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इन तीनों तरह के मोशन के कारण तीन कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है मोशन पे,
कोई गैस कितना प्रेशर अप्लाई करेगी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के मोशन पे। और जो वॉल्यूम है वो भी किस पे डिपेंड करती है, वो भी मोशन से ही रिलेटेड है। तो लास्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पैरामीटर स्टडी किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको हम टी से लिख रहे थे, इसको पी से लिख रहे थे। हमने ग्राफ भी पढ़े थे, इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, उसमें प्रेशर वॉल्यूम ही तो दिखाते थे हम पीवी डायग्राम में। तो ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, ये तीनों पैरामीटर किससे रिलेटेड है, ये पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है। ओके, और इसी चीज को हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट सुनिए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री टाइम, टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये मैंने मीन फ्री पाथ ही तो बताया था, 10 एंगस्ट्रॉम। पार्टिकल्स कितनी दूर है, कितना उसको चल करके जाना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, 10 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब हम गैसेस की बात करते हैं। इन गैसेस के अंदर हम लोग एक तो स्टडी करेंगे मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री टाइम, ये दो चीजें स्टडी करनी है। मीन मतलब एवरेज। फ्री पाथ क्या होता है, पहले फ्री पाथ को समझो। जैसे कि हमारे पास ये गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल जाकर के इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल से टकराता है, ठीक है। यहां पर ये इससे टकराया, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमने बोला x1। या हम इसको लेंथ ले लेते हैं, लेंथ के लिए हम इसको L1 लिख देते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल टू कोलाइड विद द अनदर पार्टिकल। इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ओके, तो यहां से ये टक्कर करके तो आया था, कोलिजन करने के बाद ही तो इसकी ये डायरेक्शन हुई थी। तो एक कोलिजन तो यहां पर हुआ, दूसरा कोलिजन यहां पर होगा जब ये इस पार्टिकल से टकरा करके जाएगा। सो फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक के बाद एक जो कोलिजन हो रहा है, उन कोलिजन्स में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब देखिए, अच्छा ये पार्टिकल आकर के यहां टकराया, अब आगे की कहानी सुनिए। यहां टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब जाकर के एक और पार्टिकल से टकराया, और इस समय इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमने उसको लिख दिया L2 से। इसके बाद में कोलिजन करने के बाद ये इस डायरेक्शन में गया और यहां पर वॉल से जाकर के टकराया, और इसमें इसने डिस्टेंस ट्रेवल की L3। और वॉल से टकराने के बाद इसकी ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, तो फिर यहां पर इसके बाद कोई और पार्टिकल मिला, ये L4। तो एवरेज डिस्टेंस फिर टकराने के बाद इधर चला गया, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, L5। एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 L4 एंड L5। कॉलिजन्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को हम लिखेंगे L बार। तो ये हमने एवरेज निकाल दिया कि एवरेज डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की। पहले उसने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ट्रेवल की, फिर ट्रेवल की 1.5, फिर अगला कोलिजन हुआ 0.5 पे, फिर अगला कोलिजन हुआ 1.2 पे, फिर अगला कोलिजन हुआ 1.1 सेंटीमीटर पे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये सारी लेंथ को हम यहाँ रख देंगे और एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज आ रहा है 1 सेंटीमीटर, सबका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। सो दिस इज मीन फ्री पाथ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री टाइम, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगेगा उसी को तो क्या बोल रहे हैं, फ्री टाइम बोल रहे हैं। वही तो उसका फ्री टाइम है, जब कोलिजन नहीं हो रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम लोग फ्री टाइम बोलेंगे। तो ये पार्टिकल जाकर के इस डायरेक्शन में जा रहा था और यहां जाकर के टकराने वाला था। तो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा। फिर कोलाइड करके ये इस डायरेक्शन में गया, यहां तक जाने में टाइम लगा T2। फिर एक पार्टिकल से यहां टकराया, इस डायरेक्शन में चला गया, टाइम लगा T3। फिर और कोलिजन हुआ, फिर और अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा कोलिजन करता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश
T5 डिवाइड बाय 5। तो ये हमने इसका एवरेज निकाल लिया। सो दिस इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम। फ्री टाइम क्या होगा? द टाइम between the two successive collisions, the time taken by the particle between the two successive collisions। दो collisions में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? उसी को फ्री टाइम बोलते हैं। और मीन फ्री टाइम क्या होगा? तो उसकी डेफिनेशन में एक वर्ड यूज कर देंगे, एवरेज टाइम टेकन। द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव collisions इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम। और फ्री पाथ की डेफिनेशन में भी क्या वर्ड ऐड कर देंगे? एवरेज वर्ड ऐड कर देंगे, तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या लिखेंगे? The average distance between the two particles, between the collision, between the two successive collisions of the particles, the average distance traveled by a particle between two successive collisions, the average distance traveled by a particle between two successive collisions is called mean free path। तो फ्री पाथ बोलना है तो कोलिजन के रास्ते में, कोलिजन होने में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फ्री पाथ है, और कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मीन फ्री पाथ हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ पोस्टुलेट्स होंगी, मतलब कुछ एजम्पशंस होंगी। हम ऐसा मान करके चलेंगे कि गैसेस का बिहेवियर ऐसा ऐसा होता है, और उसको मानने के पीछे रीजन क्या है? ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सी इजी हो जाए, ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सी इजी हो जाए। हम ये मान करके चलेंगे कि जो भी गैस हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज आइडियल गैस, दैट इज आइडियल गैस, और वो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।